हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के टॉपिक में बेटा हम जो है वो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो पिछला हिस्सा था, पिछला जो टॉपिक था वो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस टॉपिक में जो अपन चर्चा करेंगे वो होंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पूछे हुए हैं, डेरिवेशन आता है। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछा जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, ये किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर के अंदर मैं वही क्वेश्चन रखूँगा जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए कि उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अदर वैरायटीज जो होगी अपना जैसे ये लेसन कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको अदर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए दे दी जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको यहाँ पे सोल्व करना होगा, वो आप खुद सोल्व करेंगे। आंसर के लिए जो है मैं आपको हिंट दे दूंगा कि किस प्रकार आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो आज का पोर्शन अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल पोर्शन का, कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट वन अपना जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो विलय ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलय ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करो कि विलय ठोस का जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है। तो यहां देखो सबसे पहले बात आती है मोलर द्रव्यमान निकालना है विलय ठोस का। तो अपना जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है मोलर द्रव्यमान निकालने का, तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। तो मोलर द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला लिखा जाएगा, वो मोलर द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला है Mb बराबर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, वही अपने को काम में लेना है। Mb बराबर WB, संबंधित जो अपना विलय दिया हुआ है उसकी मात्रा, उसका मान जो है वो क्या होगा, इनटू ग्राम में मात्रा इनटू MA। उसके बाद नीचे मान था WA और मल्टीप्लाई किया था उसको P0A से, P0A अपॉन P0A माइनस PA। इसके द्वारा
ये अपने पास जो है वो संबंधित मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ अपने पास है वो चीज़ें अपने को इस क्वेश्चन के अंदर लेनी है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यह है संबंधित मोलर द्रव्यमान, ये अपने को कैलकुलेट करना है। देखो WB है विलय की ग्राम में मात्रा। क्या इसमें विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को। ठीक है, तो ये जो 0.5 ग्राम है अवाष्पशील ठोस है, ये तो हो गई विलय की ग्राम में मात्रा। यानी WB दिया हुआ है, WB वो है 0.5 ग्राम। उसके बाद में आओ WA ये किसके लिए है? विलय के लिए। WB तो है विलय के लिए, आप पूरा कर सकते हो। विलय की ग्राम में मात्रा WB बराबर इतना। ठीक है, तो मैं केवल फॉर्मूले के बेस पे ले रहा हूं इस चीज को। WB बराबर 0.5 ग्राम। WA क्या है? तो WA देखो, इसमें 39 ग्राम बेंजीन में विलायक, 39 ग्राम बेंजीन में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका? विलायक। विलायक की मात्रा WA कितनी दी हुई है? 39 ग्राम। WB हो गया, WA हो गया। उसके बाद में MA है, यानी विलायक का अणुभार। तो यहां जो है वो MA निकालना है। और MA कौन है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो आप यहां साइड में रफली ले सकते हो, C6H6 का अणुभार। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। एक कार्बन का परमाणुीय भार होता है 12 और एक हाइड्रोजन का होता है 1। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 72 और 6 को 1 से करोगे तो 6। टोटल कितना हो गया? 78। ये हो गया इसका अणुभार। ठीक है, तो जो बेंजीन का अणुभार आया तो MA वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 78, 78 हो गया। WB हो गया, WA हो गया, MA हो गया। अब आती है P0A। P0A है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो शुद्ध अवस्था में ये देखो, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। तो P0A आपको दे दिया, P0A बराबर कितना है? 0.850 बार। और उसके बाद में दिया हुआ है PA, आंशिक वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बराबर कितना है? 0.845, 0.845 बार। अब सारी राशि, इस फॉर्मूले की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने निकाल ली कि किस राशि का मान कितना है और क्या क्या है। अब आपको ये वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है? इस फॉर्मूले में रखनी है। क्वेश्चन की वैरायटी का ध्यान रखना, क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है। ठीक है, तो चीज़ समझ में आ गई सारी चीज़ें। जिसने पिछले लेक्चर देख रहा उसको दिक्कत नहीं होगी, जिसने लेक्चर कंटिन्यू नहीं देख रहा है उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसका एक ही तरीका है, पिछले जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आप उनको प्रॉपर रूप से देखें, पूरा देखें, समझें, उसके बाद में आप इसको कैलकुलेट करें। अब यहाँ आपको ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, पहले वैल्यू रख लेते हैं इसमें। MB बराबर सबसे पहले WB की बात की जाए तो WB मेरे पास दिया हुआ है 0.5। उसके बाद में MA इंटू MA की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 78। उसके बाद में WA मेरे पास है 39 इंटू। अब P0 में आओ, P0A है मेरे पास 0.850। वही P0A है 0.850 और PA की वैल्यू है 0.845। सारी वैल्यू रख ली। अब आपको इसका सिंपली गुना भाग करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, इसको प्रॉपर रूप से सोल्व करना है, इसकी बाकी करनी है। यहाँ सबसे पहले ये सावधान रखनी है इसकी,
और जितना आप इसको यहाँ काट सकते हो, जितना आप इसको सरल कर सकते हो उतना कीजिए ताकि गुणा भाग में आसानी रहे। तो कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं आप। 39 को 78 से काटोगे तो ये आपका 2 बार कैंसिल होगा। अब यहाँ आप इसको सोल्व कर लो तो एम बी बराबर हो गया 0.5 इंटू 2 इंटू 0.850 अपॉन, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसकी इसमें से आप लेस बाकी करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.45 है तो ये हो गया आपका 0.005। अब आपको गुणा भाग देखना है कि आपके गुणा भाग पे आंसर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लो। 0.5 को 2 से गुना करोगे तो ये तो हो गया आपका 1। 5 को 2 से गुणा भाग आपको आना चाहिए बेटा, इनटू। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में आपके 3 अंक है। आप सिंपली इसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो हो गया 85, ठीक है। या यूँ मान सकते हो कि यहाँ केवल दशमलव के बाद में इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है और यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक है तो ये तो हो गया आपका 85 और ये हो गया इंटू 10 और ये हो गया आपका 5। तो इसे हटाओगे, गुना भाग बेटा तो कुछ सिंपल है, वो आपको आनी चाहिए। तरीका किस तरीके से है दोबारा देख लेना इसको। आपने 0.5 को 2 से गुना किया तो 1 आएगा, दशमलव के बाद में 1, 5 दूनी 10। इसमें आओगे दशमलव के बाद में 3 अंक है, इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है तो दशमलव के बाद में कितने अंक बचे, 2। तो इसे मैं यूँ कर सकता हूँ इंटू 85 गुना 10 की घात माइनस 2। इससे हटाओगे आप तो इसे लिखोगे आप 5 गुना 10 की घात माइनस 3। 10 की घात माइनस 2 से आप इसको काटोगे, कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 1। आप 10 की घात माइनस 1 को ऊपर ले जाओ तो एम बी बराबर हो गया 85 को 1 से गुना करोगे तो 85, इस 10 की घात माइनस 1 को ऊपर लेके जाओगे तो जाएगी प्लस में 10 की घात 1, नीचे बचा 5। 5 को आप इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 17 बार। 17 गुना 10 की घात 1 तो एम बी बराबर हो गया आपका, एम बी बराबर हो गया 170। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 170 किस में आएगा, ग्राम में, 170 ग्राम। ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अप टू सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, एक अवाष्पशील पदार्थ। ये क्वेश्चन वही ले रहा हूं बेटा जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में जिनके बारे में आ चुका है, अपन एग्जाम के जो क्वेश्चन थे उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अपने पेपर में पूछे हुए हैं ये बोर्ड एग्जाम में। एक अवाष्पशील पदार्थ एक, क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 100 ग्राम जल में घोला गया है, जिसका अनुभार 180 है, जिसका अनुभार 180 है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड
ताप पर विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब की गणना करो, की गणना करो यदि इसी ताप पर, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.5 mmHg दिया गया हो, Hg दिया गया हो। एक अवाष्पशील पदार्थ के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है जिसका अनुभार 180 है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 17.5 mmHg दिया गया हो। तो सबसे पहले बात आती है फॉर्मूले की। मेन काम होता है फॉर्मूला लेना। तो यहां फॉर्मूला वो दिया हुआ अपने पास है P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए बराबर WB अपॉन MB MA इंटू WA। ये अपने पास जो है वो संबंधित फॉर्मूला है। किसी भी राशि को, वैल्यूएट राशि को अपने पास जो कैलकुलेट वाष्प दाब में अवनम निकालते हैं उसके लिए ये अपना मूल फॉर्मूला है। अब इस मूल फॉर्मूले में मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं कि क्वेश्चन में देखो, मुझे क्वेश्चन में पूछा है, वो पूछा है विलयन के वाष्प दाब की गणना। ये क्वेश्चन में मुझे पूछा है, मुझे जो है ये है विलयन का वाष्प दाब, मुझे PA ये क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद देखो P नॉट ए ये है आपका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो जल शुद्ध अवस्था में तो उसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 17.5 mmHg। तो P नॉट ए का मान दे दिया 17.5 mmHg। P नॉट मिल गया, PA मुझे ज्ञात करनी है। WB जो है वो है विलय की ग्राम में मात्रा। तो देखो एक अवाष्पशील पदार्थ के 18 ग्राम को अवाष्पशील पदार्थ यानी WB, तो WB जो है मुझे दे दी, WB है वो है 18 ग्राम, WB दे दिया। उसके बाद में WA क्या है, WA है विलायक की ग्राम में मात्रा 100 ग्राम जल में, ठीक है, जल, इस जल में मिला रहे हो आप, तो जल क्या हो गया विलायक, तो 100 ग्राम जल में। तो WA बराबर हो गया, वो हो गया मेरे पास 100 ग्राम। ठीक है, WB WA हो गया। उसके बाद में बात आती है MB है विलय का अणुभार, ये दिया हुआ है जिसका अणुभार कितना है 180, विलय का अणुभार दिया हुआ है, MB दिया हुआ है मुझे, MB वो है मेरा 180। उसके बाद में बात आती है किसकी, MA की। MA जो है वो है विलय का अणुभार। विलय कौन है, MA कौन है, H2O, ये कौन है H2O। तो जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, H2O रफली निकाल सकते हो, H2O का अणुभार निकालना हो रफर कहिए। तो हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 2 को 1 से गुना करोगे 2, 16 को 1 से गुना करोगे 16, टोटल कितना हो गया 18। ये हो गया आपका MA। तो जो जल का अणुभार कितना होता है वो होता है 18। अब देखो सारी चीज़ प्रॉपर रूप से मिल गई, आपको ये ज्ञात करनी है, बाकी सब की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ डाल ली है। जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन के अंदर मोलर द्रव्यमान पूछा था, ये राशि पूछी गई थी। देखो क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज हो रहा है, हर साल क्वेश्चन चेंज किया है इसने।
पिछले क्वेश्चन के अंदर मोलर द्रव्यमान पूछा था। इससे नेक्स्ट ईयर जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंदर क्या पूछ लिया इसने, विलियन का वाष्प दाब, ये पूछ लिया। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये चीज़ पूछ ली गई, पहले ये पूछी अब ये चीज़ पूछ ली गई। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पूछी जा रही है उसी के अनुसार आपको काम करना है। प्रॉपर रूप से फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है अपने पास वो वैल्यू आप इस तरीके से पहले प्रॉपर रूप से लिख लो। आपको अणुभार ये ढंग से निकालना है, अणुभार क्या है, क्लियर। अब ये सारे मान आप उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। तो इसको रब कर रहा हूँ मैं। तो न्यूमेरिकल सिंपल आता है, बस पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है, और जहाँ तक हो सके जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक रहता है वो बारी बारी से इसकी प्रैक्टिस करे तो ईजी हो जाएगा सारा काम। तो यहाँ इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ रखनी है। तो देखो पी नॉट ए है 17.5, तो ये हो गया आपका 17.5 माइनस पी ए अपॉन नीचे है पी नॉट ए 17.5 बराबर। नेक्स्ट वन यहाँ दिया हुआ है कि अब आपका डब्ल्यू बी का मान कितना है, डब्ल्यू बी बराबर दिया हुआ है 18 ग्राम, तो ये ऊपर हो गया 18 इंटू एम ए कितना दिया हुआ है, एम ए दिया हुआ है, एम ए बराबर है 18, एम ए बराबर हो गया 18, एम बी बराबर दिया हुआ है 180, एम बी बराबर है 180, और उसके बाद में दिया हुआ है डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए बराबर मेरा कितना है 100। डाटा देख लेना क्वेश्चन के अंदर जो मैंने रखे हैं वो सही है या नहीं, संख्या सही होनी चाहिए। अब आपको सिंपली गुणा भाग करना है। तो देखो यहाँ से आप इसको काटोगे 18 से, इसको काटोगे तो कितना हो गया 10, ठीक है। और आप इस 17.5 को उठाकर जो है वो यहाँ इस जगह ले जाओ, वज्र गुणा में इस 17.5 को यहाँ इसके पास ले जाओ। तो वैल्यूएशन आप इसे अगर और सरल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी ये सोल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17.5, ऊपर वाली राशि ऐसे ऐसे, पी ए बराबर इस 17.5 को उठाकर यहाँ ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 17.5, और नीचे देखो 100 को 10 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000। अब 18 को 17.5 से गुना करना है तो आप 17.5 को 18 से गुना करोगे 4, 56 और 4 60, 6, 8 और 6 14। गुना भाग अपना देख लेना बेटा, इसके अंदर मेन गुना भाग ये 5, 7 और 1, 0, 5 और 3। गुना भाग में मिस्टेक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दीबाजी में हो जाए ऐसा। फिलहाल मेरे पास टाइम कम रहता है, वीडियो उससे लंबा हो जाता है कैलकुलेशन में। 40, 4, 56 और 4 60, 6, 8 और 6 14, उसके 0, 5, 11 और 13। दशमलव के बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ आ रहा है कैलकुलेशन के ऊपर वाला कैलकुलेशन से आ रहा है 315। नीचे कर रहा हूँ इसे मैं। तो सिंपल होता है न्यूमेरिकल में इतनी दिक्कत नहीं आती है, बस गुना भाग वैल्यू सही रखनी है, फिर उसके बाद में गुना भाग में ध्यान देना है। तो ये कितना आ रहा है 315 बटे कितना हो गया आपका 1000। अब 1000 इसको इससे डिवाइड करना है। अब 1000 को आप डिवाइडेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो देख लो। इसमें 17.5 माइनस पी ए बराबर 1000 का भाग इसमें दोगे तो ये हो गया 0.315। अब क्या निकालना है, पी ए। तो पी ए निकालना है तो इस माइनस पी ए को यहाँ से उठाओ, इधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगी। ये जो प्लस की है वो इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। समझ रहे हो, पी ए निकालना है तो इस पूरी राशि को उठाओगे। ये पी ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है, माइनस, तो ये पूरी राशि उठकर यहाँ जाएगी तो इधर हो जाएगी प्लस में। ये जो प्लस में दी हुई है वो इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगी 17.5 माइनस 0.315। अब 17.5 में से आपको 0.315 इसकी बाकी करनी है, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आना चाहिए। बाकी करके देख लो 17.5 में से आपको बाकी करनी है किसकी, 0.315। तो 315 की करोगे तो ये 17 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये हो गया 15, तो ये हो गया कितना 85, और ये हो गया 1,
17.185 mmHg, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चेकिंग के लिए आप गुणा भाग और ये सब्सट्रैक्शन जो बाकी दी हुई है आप उसको एक बार दोबारा और कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो सकता है हो जाए, तो अपनी कैलकुलेशन गुणा भाग आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना। वैसे पेपर की आंसर सीट के अंदर जो है वो आंसर यही दिया हुआ 17.185। कभी बार कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हो जाता है तो फिर भी आप एक बार दोबारा इसको रिवाइज चेक कर लें। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर कंसल्ट किया हुआ है, पूछा हुआ है, तो वैरायटी आपकी सेकंड वैरायटी होगी क्वेश्चन की। इसके नेक्स्ट वन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसकी बात करें तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डालो जो पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वेश्चन की वैरायटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अगर आप क्वेश्चन की वैरायटी देख लोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की, तो फिर उस टाइम का कैसा ही क्वेश्चन आओ, डाटा ही चेंज, संख्या तो चेंज होती है, आप इजीली उसे कर सकते हो। नेक्स्ट अब तो अगला क्वेश्चन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज के 1.8%, ग्लूकोज के 1.8% जलीय विलयन का वाष्प दाब, जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.10 mmHg है, mmHg है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है, देखो वैरायटी देखना। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जल का वाष्प दाब, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 31.156 mmHg दिया गया हो, ये अपने पास क्वेश्चन है। कुल मिला के वही बात आ गई, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ही एक तरीके से। उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी ही अणुभार के बारे में डिस्कस किया गया था, अणुभार ही पूछा था। इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो अणुभार ही पूछा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ अपने को प्रतिशत मात्रा दी हुई 1.8% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.1 mmHg है। ये 1.8% किसका है? ग्लूकोज का। तो यहाँ सीधी आपको मात्रा नहीं दी हुई, आपको मात्रा जो है वो फाइंड आउट करनी है, मात्रा आपको निकालनी है। तो सबसे पहला काम है जो अपने को चीज़ पूछी गई है उसके लिए फॉर्मूला लिखना, तो सारी चीज़ अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है मुझे क्या निकालना है? ग्लूकोज का अणुभार निकालना है। तो फॉर्मूले में आओगे ग्लूकोज के अणुभार के लिए, तो एम बी बराबर क्या था? डब्लू ए इंटू एम ए
इंटू था पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ये अनुभार निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है। क्लियर। आप मैन एक फॉर्मूला, वो पहले वाला जो सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला कहाँ मिले था, आप सीधा वो फॉर्मूला कहाँ में लेकर वहाँ से भी रटना नहीं है, बस आप फॉर्मूले खुद बना सकते हो। एक मैन फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे आप हर फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। ये अपने पास संबंधित फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में वही काम करना है कि अपने को यहाँ जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें क्या क्या दिया हुआ वो उठाना है इस क्वेश्चन से। तो देखो सबसे पहले बात आती है, वो लेते हैं WB को, विलय की ग्राम में मात्रा। तो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज के 1.8% जलीय विलयन का, यानी आपने ग्लूकोज को जो है वो जल के अंदर मिलाया है। ठीक है, ग्लूकोज को जल में मिलाया है। अब ग्लूकोज को जल में मिलाया है तो कितना मिलाया है आपने? 1.8%। तो प्रतिशत दिया हुआ, इसका अर्थ जो है वो जो आपने मिक्सचर तैयार किया है वो कितना हो गया? टोटल विलयन कितना हो गया? 100। प्रतिशत का अर्थ कितना होता है? 100। 100 में से कितनी मात्रा ग्लूकोज की है? 1.8। तो अब बताओ जल की कितनी है? जल है, ग्लूकोज है, जब दोनों को निर्मित किया तो हो गया 100। इस 100 में से ग्लूकोज है वो है 1.8। तो बताओ जल कितना है? तो 100 में से 1.8 की बाकी कर दो, 100 में से 1.8 को हटा दो, माइनस कर दो, जितना आ रहा है वो क्या बच गया? जल बच गया। तो देखो यहाँ WB है, वो है विलय की ग्राम में मात्रा। तो विलय जो कितना हो गया वो मेरे पास हो गया 1.8। इसको मैं ले सकता हूँ 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम। WA बराबर क्या है? विलायक। तो विलायक की निकालने के लिए क्या बताया? 100 में से किसकी बाकी करोगे? 1.8 की। तो 100 में से 1.8 को उठाओगे तो आपका ये हो गया 98.2 ग्राम। और बाकी देख लेना बेटा इसके अंदर, सिंपली 100 में से 1.8 को उठाओगे 92, 8 और 2 10, 8 और 1 9 1 10 10, 98.2 ग्राम, 98.2 ग्राम हो गया मेरे पास WA। अब बात आती है MA क्या है? विलाय का अणुभार। तो यहां देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? जल। विलाय कौन है मेरा? जल। अब जल का अणुभार कितना होता है? अभी पहले निकाला था H2O का अणुभार कितना निकालता, पिछले क्वेश्चन के अंदर निकालता। MA का अणुभार कितना होता है? 18। तो MA का मान हो गया 18। नेक्स्ट वन, अगली बात आती है P नोट A। P नोट A क्या है? P नोट A है शुद्ध अवस्था में। तो जल का वाष्प दाब कितना है? 31.156 mmHg, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। उसके बाद में आती है PA, विलयन का वाष्प दाब। और ये दिया हुआ विलयन का वाष्प दाब, ये रहा PA बराबर दिया हुआ है 31.10 mmHg। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का सारा पोर्शन अपने मिल गया। यहां से WB मिल गया, WA मिल गया, MA मिल गया, P नोट A मिल गया और आपका PA मिल गया। बस आपको ये उठा के सारी राशि यहाँ पुट करनी, कुछ नहीं है, केवल इतना सा ही चेंज किया है इसने कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ क्या दे दिया? 1.8%। अब विलायक की मात्रा उसने गायब कर दी, बस थोड़ा सा इतना सा ही चेंजेस है। बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या है, थोड़ा टफ हो गया मामला। टफ कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, बड़े प्यार से पढ़ो क्वेश्चन को, सिंपली समझ में आएगा। ग्लूकोज के 1.8% जलीय विलयन, प्रतिशत आते ही जहन में आना चाहिए कि 100 होता है। इसका मतलब पूरा जो जलीय विलयन है जो मैंने मिश्रण बनाया है वो कितना है? 100 में से है। उस 100 में से 1.8 तो क्या है मेरा? ग्लूकोज है। अब जल कितना बचा? तो 100 में से आप ग्लूकोज की मात्रा हटा दो तो आपके पास जल की मात्रा मिल जाएगी। तो 100 में से मैंने ग्लूकोज की मात्रा हटा दी तो मुझे सिंपली जो है वो जल की मात्रा मिल गई। बस इतना सा ही लॉजिक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी यथावत क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। सारा लॉजिक यहाँ इस जगह दिया हुआ है, बस वो आप ये चीज़ नहीं निकाल पाते हो। ये नहीं कह रहा मैं सभी नहीं निकाल पाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज़ निकाल नहीं पाते, फाइंड आउट नहीं कर पाते। वो उसी वजह से होता है जिनकी प्रैक्टिस कमज़ोर होती है, वीक होती है। न्यूमेरिकल के देखते बस वो परेशान हो जाता है।
तो सिंपल चीज़ ये है। तो ये आपकी थर्ड वैरायटी है। अब आप ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लो और कैलकुलेट कर लो आपका आंसर कितना आता है। तो ये मान आपको पुट करने हैं, ये वैल्यू इसके अंदर डालनी है। तो वैल्यू रखना शुरू करें। एम बी बराबर किसके, डब्ल्यू बी है 1.8, एम ए है 18 अपॉन डब्ल्यू ए दिया हुआ है 98.2, 98.2। उसके बाद में आता है पी नोट ए है 31.156 अपॉन पी नोट ए 31.156 माइनस पी ए दिया हुआ है 31.10। अब आपको ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है सारी। गुना भाग खुद का होता है, इसमें जितनी सावधानी बरतोगे उतना ही अच्छा है। तो यहाँ 1.8 इंटू 18, 98.2, दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, कैंसिल हो सकता है। तो ऊपर हो गया 18 इंटू 18, नीचे हो गया 982। इधर दशमलव के बाद में एक अंक, इधर दशमलव के बाद में एक अंक, इक्वल बराबर है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। तो 18 इंटू 18 982। उसको सॉल्व करके देख लो। ये हो गया आपका 31.156, 31.15 में से 31.10, 31.156 में से आपको 31.10 इसकी बाकी करनी है। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 5000। तो ये गया 0.05 से 0.05 और 6। ठीक है, ये आपकी वैल्यूएशन। अब आपको इसमें क्या करना है, गुणा भाग करना है। देखो यहाँ भी देखो दशमलव के बाद में 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो 18 इंटू 18 अपॉन 982 इंटू 3156 बटा 56। अब आप इसे जो है वो गुणा भाग करें और आंसर इसका निकालें। पेपर में जो इसका आंसर हिंट दिया था वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है 100। देखो गलत हो सकता है, उसके लिए मैं कह नहीं रहा। इसके लिए इसने आंसर शीट में आंसर दिया है 183.5 ग्राम प्रति मोल। इसने इसका कैलकुलेशन करके निकाला है 183.5 ग्राम प्रति मोल, जिसका अणुभार आ रहा है। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर है। आप कैलकुलेशन काटा पीटी इसमें गुणा भाग कर लेना है इसको, जो है कि कितने से ये राशि कट रही है। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये 2 से कट जाएगी, जिसको जितना सिंपल कर सकता हूँ। देखो आंसर अपने पास ही है, रफली है, इसको साइड में रख लेता हूँ मैं। कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आंसर अपने पास 183.5। आप इसको काटोगे तो ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 2 चौके 8, 2 9 18, 8 2 6 12, 496, 6 दूनी 12, 9 दूनी 2 चौके 8, ये हो गया आपका 1। ठीक है, उसके बाद में ये डिवाइड होता है कि नहीं वो आप देखना है। कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसको भी आप काट सकते हो, 2 से काट सकते हो। ये 9 हो गया, ये आपका 28 हो गया। अब और ये सिंपली होता है कि नहीं होता है, तो ऊपर तो हो गया 9 इंटू 9 इंटू 31156 और नीचे हो गया 491 इंटू 28, 183.5। ये चल रहा अपना MB। तो आप इसकी कैलकुलेशन गुणा बार करके देखना, आंसर अपने पास 183.5 इसके अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। दशमलव के बाद में हो सकता है कुछ चेंजेज हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूनिट को जब आप कन्वर्ट करके लेकर आते हो तो जैसे 50.5 से ऊपर हो जाता है, वो हो जाता है, तो
एक राशि को ऐड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, अंक बढ़ा दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ये आपके जो हैं इस प्रकार के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पुटअप किए हुए हैं, क्वेश्चन की वैरायटी पूछी हुई है। इसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो अपने सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके लिए जो है वो क्वेश्चन जिस रूप में था वो क्वेश्चन आप नोट करो, इसको आप सोल्व करोगे। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन था ये। लिखो इसके अंदर, विलायक ए का वाष्प दाब, आप सोल्व करेंगे इसे। विलायक, ऐसा नहीं है सीबीएसई बोर्ड का है तो टफ है क्वेश्चन। विलायक ए का वाष्प दाब 0.50 एटमॉस्फेयर है। विलायक ए का वाष्प दाब 0.50 एटमॉस्फेयर है। जब अवाष्पशील पदार्थ B, जब अवाष्पशील पदार्थ B इस विलायक में मिलाया जाता है, इस विलायक में मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब, और ये बोर्ड से नोट कर लेना, वाष्प दाब 0.30 एटमॉस्फेयर हो जाता है, हो जाता है। तो B के मोल प्रभाज की गणना करो। तो B के मोल प्रभाज की गणना करो। ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा हुआ था, और एट इज ये का ये क्वेश्चन, सेम ये का ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी एग्जाम में पूछा हुआ है 2009 के अंदर। एट इज ये का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने पास ये न्यूमेरिकल है, आप इसे सोल्व करोगे। देखो इसमें विलायक का वाष्प दाब आपको दे दिया। विलायक क्या होता है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी आपको पी नोट, टिपिकल नहीं है, पी नोट ए का मान दे दिया। उसके बाद में आपको विलय के वाष्प दाब के बारे में बताया है कि जो संबंधित विलयन बना, विलय की बात हो रही है, अवाष्पशील पदार्थ B इसमें मिलाते हैं तो वाष्प दाब, सॉरी विलय का नहीं है, विलयन का है ये। जब आपने विलय को, अवाष्पशील विलय को इसके अंदर मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब निर्मित हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो आपका ये हो गया, यानी PA हो गया। तो B के मोल प्रभाज की आपको गणना करनी है, B का मोल प्रभाज आपको निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला काम में आएगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A एक्स B। मोल प्रभाज क्या होता है? X। मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल अंश, ये भी का आपको ये निकालना है। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल न्यूमेरिकल है, गलत नहीं होना चाहिए। बस आपको बाकी और गुना भाग का, कुल मिला के गुना भाग आपको देखना है, ठीक है। और इसके आंसर को जो है वो नेक्स्ट अगला जो अपना लेक्चर होगा, जिसके अंदर नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन, अणुसंख्या गुणधर्म चल रहे थे, उसमें फर्स्ट हो गया अपना वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। सेकंड जब पढ़ेंगे तो उस समय इसको मैं डिस्कस करूँगा, उस समय आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। और बताने के लिए अभी बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर चलो फिर आप यूँ करो, इसको नोट ही कर लो। इसका आंसर जो है इसमें दिया हुआ आंसर शीट के अंदर 0.4। किसी का चेंज हो तो वो मुझे बता सकता है। आंसर इसमें आंसर शीट के अंदर इसने दिया है 0.4 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।